हाँ ये वो वाला थोड़ा थ्योरेटिकल है, कॉर्पोरेट वाले जो आप बोल रहे थे ना, अच्छा काफ़ी थ्योरेटिकल है, इसलिए उसमें मैं नहीं जुड़ा। अच्छा तो वो एक तो उसमें ये जितना मिडिल क्लास है वो एंटी हो जाएगा कि हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, कंपनियों के खिलाफ, वो मैं इसलिए मैं उसमें नहीं आ रहा। ओके। उस डिबेट में मैं पढ़ नहीं रहा था जानबूझ के, बाकी कुछ और ये जो हाशिए पर जो 80% समाज है, इसमें बोलेंगे। इसमें अब आ जाइए ना, उसको वो व्यक्त तो वही है ना असल में देश भर में। बिल्कुल। और ये बोला भूल गया मैं हाँ बोलना इस वो बारे में। हाँ, ये बोलूँगा उसमें वो सब अगर हम उनके लिए कर रहे मैं हैं। ये नहीं कहना चाहता कि ये सारे प्राइवेट वाले कर रहे हैं और कोई भी सरकार आ जाए प्राइवेट से कमीशन लेके, तो ना हम पूरे प्राइवेट सेक्टर को नकार देंगे, which is not right। ओके। वो मिडिल क्लास अब उस टाइम पे क्या होता था, एक मूवमेंट चल रहा था, करीब 2012 और 2013 के आसपास की बात थी। कांग्रेस ने इतना ज़्यादा करप्शन कर दिया था, कभी 2G स्पेक्ट्रम, कभी कोयला घोटाला, कभी ए राजा, बहुत सारे नाम आ रहे थे। इवन रॉबर्ट वाड्रा के नाम से बहुत सारे, जो राहुल गांधी के जीजा जी है, बहुत सारे करप्शन के नाम आ रहे थे एक के बाद एक। तो लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ था कांग्रेस को लेकर के। और उसी टाइम पे जो अन्ना हजारे जी है, उन्होंने जाकर के अनशन करना स्टार्ट कर दिया दिल्ली में। अब अन्ना हजारे जो थे वो मिलिट्री से रिटायर्ड थे और काफ़ी एक बुजुर्ग आदमी थे। अब उनकी शादी उदी भी नहीं हुई है, मतलब उनका जो पूरा लाइफ है वो कंट्री को ही डेडिकेटेड है। तो वहाँ पे लोगों के अंदर एक इमोशन पैदा हुआ कि अरे यार, महात्मा गांधी जी जैसा फिर से कोई आया है हमारे पास में। तो पूरी की पूरी कंट्री क्या हुई कि उनके साथ में होली। मेरे ख्याल से जब आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, आपको ध्यान देना चाहिए, कोई आपका फ़ायदा ना उठा ले। अच्छा, वहाँ पे अन्ना हजारे जी के साथ में 2 लोग थे जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, किरण बेदी जी और केजरीवाल। अब किरण बेदी जी को तो पहले से ही बहुत लोग जानते थे, तो उनका तो नॉर्मल ऐसे ही रहा। लेकिन अरविंद केजरीवाल, उसने पूरा का पूरा फुल बेनिफिट उठाया, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी उसने इकट्ठा कर ली। अब अन्ना हजारे जी का जो नैरेटिव था वो कह रहे थे कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। अब केजरीवाल भी उनके साथ में ही था, तो उन सबका यही पूरा का पूरा स्टैंड था कि हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे केजरीवाल ने गलती कर दी और वो पॉलिटिक्स में आ गया। अच्छा, पॉलिटिक्स में जब वो आ गया तो यहाँ पे अन्ना हजारे जी को अच्छा नहीं लगा। अब देखो, उन्होंने खुल के तो इस बात को बोला नहीं, लेकिन उन्होंने एक बार ये बोला कि भाई केजरीवाल, तुमको देखो इलेक्शन लड़ना है लड़ो, लेकिन कैंपेन में मेरा नाम मत लेना, बता दे रहा हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं तुम्हारे इस इलेक्शन कैंपेन से। तो उस टाइम पे इसने एक काम और किया था, इसने मतलब बच्चों की कसम खाई थी। कहता है कि यार, ये बोल रहा था कि मैं अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कांग्रेस के साथ में या बीजेपी के साथ में मिलकर पार्टी नहीं बनाऊंगा। और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। तो ऐसा इसने वादा किया हुआ था। और इसका झूठ देखो क्या होता है कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है, इसको बहुमत नहीं मिलता है और ये कांग्रेस के साथ में मिलकर के सरकार बना लेता है। तो कुछ साल भर के कुछ बाद क्या होता है कि इनकी जो पार्टी होती है, गठबंधन की जो सरकार होती है, वो गिर जाती है। अब फिर से इलेक्शन होते हैं। अब जब फिर से इलेक्शन होते हैं तो केजरीवाल तो भाई एक्सपर्ट आदमी है सर जी हमारे। तो कहते हैं कि अरे यार, वो कांग्रेस चोर था, मैंने छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। और कहता है कि ये मुझे वीआईपी कल्चर नहीं चाहिए, मैं सरकारी आवास नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ियों में नहीं चलूंगा, सिक्योरिटी कम से कम रखूंगा, मैं नॉर्मल आदमी आपकी तरफ बन के रहूंगा। मतलब आप समझ लो इनकी नौटंकी इस हद तक थी कि एक तो ये आदमी इतना अमीर आदमी है फैमिली से, इसकी वाइफ भी काफ़ी बड़ी ऑफिसर है, इवन इसके जो फादर थे वो भी बहुत बड़े इंजीनियर थे, इतना मतलब पैसे वाला आदमी है, लेकिन लोगों को नौटंकी करने के लिए, दिखाने के लिए चप्पल पहन करके घूम रहे सर। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां चोर भी ना हो, जहां भ्रष्ट भी ना हो, बस आपका राज चले। तो उसके बाद फिर जैसे ही ये इलेक्शन जीतते हैं, सरकारी सुविधाएं लेते हैं, इनको सरकारी आवास भी मिल जाता है और सरकारी गाड़ियां भी लेते हैं और खूब भरपूर लेते हैं, फुल फायदा उठाते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज का। तो अब उसके बाद क्या होता है कि इनको ज़रूरत होती है फंडिंग की। अब भाई नई नई पार्टी बनाई हुई है तो फंडिंग तो चाहिए होगा, पैसा तो चाहिए होगा, पैसा कहाँ से आए। तो अब इन्होंने क्या किया, फंडिंग एक्सेप्ट किया। इन्होंने कहा कि भाई हमें को डोनेशन दो, हम बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, हम देश के लिए काम करेंगे। तो इनको खूब सारा डोनेशन NRI लोगों से मिला, जो पंजाबी लोग थे, जो सिख लोग थे, NRI थे, इवन कनाडा वगैरह, अमेरिका वगैरह, लंदन वगैरह, वहाँ से इनको खूब सारा डोनेशन मिला। तो देखो, डोनेशन की मैं आपको एक रिपोर्ट भी दिखा रहा हूँ, ये इंडियन एक्सप्रेस और द प्रिंट की रिपोर्ट भी आप देख सकते हो। मुझे भी खांसी आने लगी केजरीवाल जी का नाम लेते लेते। तो खैर, इंडियन एक्सप्रेस और द प्रिंट का आप रिपोर्ट देख सकते हो, जो कि एक लेफ्टिस्ट मीडिया है, मतलब ये हमेशा मोदी के खिलाफ बोलता है।
तो इनकी ये रिपोर्ट है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा जो फंडिंग है इनको मिल चुका है डोनेशन में। और देखो पंजाब के कांग्रेस के जो सीएम थे अमरिंदर सिंह, उन्होंने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया हुआ था कि जो केजरीवाल है वो जो सेपरेटिस्ट लोग होते हैं ना, अलगाववाद लोग होते हैं, जो मतलब जो खालिस्तान वगैरह को सपोर्ट करते हैं, इंडियन होते हैं और इंडिया में चाहते हैं कि दंगे हो, बवाल ववाल हो दुनिया भर का, तो ये उनसे पैसा ले रहे हैं। इनके पास जो ज़्यादा पैसा आ रहा है वो उनसे आ रहा है, खालिस्तान वालों से आ रहा है। और देखो 2017-18 से कनेक्शंस इनके निकलते आ रहे हैं खालिस्तान वालों के साथ में। कुछ तो इनके ऐसे मंत्री है जो ये खालिस्तान वाला स्टैंड है उसको सपोर्ट करते हुए दिखाई देते, वो खुल के सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये अच्छा है। फिर एक बार पंजाब का इलेक्शन था, वहाँ पे केजरीवाल जी जाते हैं, वहाँ पे जो खालिस्तानी मतलब आदमी था उसके घर जाकर के रुक रहे थे। तो ये सारे के सारे कनेक्शंस बताते हैं कि मतलब इनको खूब सारा फंडिंग मिल रहा है खालिस्तान से। और देखो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, जो एविडेंस अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उसने क्या किया, एक मॉडल प्रेजेंट किया, सरकारी विद्यालय मतलब गवर्नमेंट स्कूल, कुछ 2-4 गिने चुने स्कूल को इसने सेलेक्ट कर लिया। वहाँ पे बाकायदा एसी वगैरह लगवा दिया, जो हाई फाई जो प्राइवेट स्कूल्स वगैरह होते हैं, बड़े बड़े बिरला टाइप के स्कूल्स, बिल्कुल वैसा बना दिया। स्विमिंग पूल, बड़ी बड़ी LED मतलब रंगीन कुर्सी उर्सी क्या क्या चेयर वगैरह, और उसकी फोटोज़ वगैरह लेकर खूब वायरल किया। बोला कि देखो हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं सरकारी विद्यालय। उन्होंने तो अपने वीडियोज़ वायरल किए थे, लेकिन एक वीडियो उनकी किसी और ने वायरल कर दी, उनके ही स्कूल की। ये आपको वीडियो दिखाता हूँ मैं। वहाँ के दिल्ली के ये शिक्षा के जो एजुकेशन के जो डायरेक्टर है, उनका नाम है उदित प्रकाश राय, जो खुद एक IAS ऑफिसर है। और वो स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाकर के बच्चों से कहते हैं अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, पेपर में नहीं आ रहा है, पेपर में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, अभी जस्ट यही बोल रहे हैं कोई क्वेश्चन का आंसर हम लोग ब्लैंक नहीं रखेंगे। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। हमें ब्लैंक कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ भी जो भी आपको याद हो, जो भी आपको समझ में आ रहा हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी को आंसर लिख दो, पर ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ठीक है। वो मैम से मेरी बात हो गई, मैम बोलेगी अगर कुछ भी लिखा जाएगा तो हम नंबर लिखेंगे। हमने CBSE को ही बोला हुआ है, कुछ भी अगर बच्चा लिख देगा तो नंबर मिलेगा, पर ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। तो आप सोचो इनका फोकस क्या है। इनका फोकस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जल्दी जल्दी पास करके कॉलेज से निकाल दो। अब जो उसका स्किल है वो डेवलप ना हो, उसको नॉलेज जो है वो मतलब उसमें भी वो तैयार ना हो पाए। होगा यही कि भाई पास तो होने को आप हो जाओगे, लेकिन जब आपको कुछ आता जाता नहीं होगा तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, फिर आपकी डिग्रियों की वैल्यू नहीं रहेगी। तो केजरीवाल ने एक ये बड़ा अच्छा स्टंट मारा, फ्री का पानी अवेलेबल करवाया। फिर जो बिजली थी 100 यूनिट तक आप फ्री बिजली यूज़ करो तो आपको पैसे नहीं देने हैं। फिर कई सारे स्कूल के कुछ फीस वगैरह थे वो कुछ माफ वगैरह किए। इसके अलावा फिर फ्री वाईफाई का वादा किया, जो कि अब तक तो नहीं दिया इन्होंने। और उसके अलावा बसों में महिलाओं के लिए फ्री कर दिया। तो अब देखो, ये तो मैंने अब तक की जो आपको बातें बताई, कैसे केजरीवाल ने अपना पूरा पॉलिटिकल करियर को यहाँ तक सेट किया। अब मैं आगे कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, कुछ ऐसे काम जिससे मैं बहुत ज़्यादा नाराज हूँ, बहुत ज़्यादा। जो JNU विश्वविद्यालय है दिल्ली का, वहाँ पे देखो बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कि एंटी नेशनलिस्ट बातें करते थे, और बाकायदा सामंतवाद से आज़ादी और कौन सा ब्राह्मणवाद से आज़ादी, और बाकायदा विवेकानंद के स्टैचू को तोड़ देते हैं और दीवालों पे कैसी उल्टी सीधी गालियाँ लिखते हैं और देश विरोधी बातें करते हैं, नारे लगाते हैं। और उसमें कन्हैया कुमार एक मेन एक्यूज था। अब कन्हैया कुमार के खिलाफ जब पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी तो उसको अप्रूवल मिलना था दिल्ली सरकार से, जिसको केजरीवाल ने लंबा लटका करके रखा, नहीं दिया। मतलब एक लंबे टाइम से लेकर खूब लटकाया, उसको अप्रूवल ही नहीं दिया। अब लास्ट में दिया कब अप्रूवल? 2020 की लास्ट में, मतलब दिसंबर के आसपास। अच्छा, उस टाइम पे उसने क्यों दे दिया? क्योंकि उस टाइम पे जो कन्हैया कुमार था उसकी इंपॉर्टेंस कम हो चुकी थी। पहले क्या था कि उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी ज़्यादा थी, लग रहा था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को हर्ट कर सकता है। बाद में देखा कि कुछ नहीं है, तो केजरीवाल ने अप्रूवल दिया। पॉइंट नंबर 2 पे आता हूँ। देखो, बीजेपी का क्लेम है
कि सर्जिल इमाम और उमर खालिद इनके बहुत बड़े भड़काऊ बयान आ चुके हैं, और जो दिल्ली दंगे वगैरह हुए थे उनमें इनका एक बहुत बड़ा रोल था। और बाकायदा ये तो ऐसी बातें कर रहा था कि आसाम को इंडिया से काट देंगे, जाने क्या क्या प्लानिंग कर रहा था, ऐसा प्लॉटिंग कर रहा था, प्लानिंग की, और एंटी नेशनलिस्ट बातें करता, स्पीच करता। तो उसको भी बीजेपी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने उन लोगों को भी सपोर्ट किया है काफ़ी बैकडोर से। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, तो उनको हटाने में कोई ना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। पॉइंट नंबर 3 पे आता हूँ। देखो दिल्ली में एक बार क्या होता है कि जब वो दिल्ली दंगे होते हैं तो वहाँ पे बसों में आग लगा दी जाती है। तो एक पुलिस वाला होता है, वो एक डब्बे में लेकर के पानी लेके आ रहा होता है, वो एक बस की एक सीट में छोटा सा आग लग जाता है, वो उसको बुझा रहा होता है। अब जो केजरीवाल का आदमी होता है वो वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर लेता है, उस रिकॉर्डिंग को भेजता है मनीष सिसोदिया जी को, जो कि राइट हैंड है एक तरीके से केजरीवाल के। अब मनीष सिसोदिया ट्विटर से उस वीडियो को अपलोड करता है, कहता है कि देखो दिल्ली में जो पुलिस वाले हैं वही आग लगा रहे हैं। अच्छा, इसका खामियाजा पता है क्या भुगतना पड़ता है? आप खुद देखो फोटो वीडियोस में, आप देख सकते हो कैसे पुलिस वालों के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, कैसे उनको मारा जा रहा है, वो खुद को बचा रहे हैं। इसमें कुछ कांस्टेबल की जान भी चली गई थी, मर भी गए थे, और कुछ ने खुद को बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी हो गए थे। अब आता हूँ पॉइंट नंबर 4 पे। तो देखो केजरीवाल के जो मंत्री हैं ना, वो भी एक से एक है, एक से एक नमूने हैं, है ना। स्पेशल टाइप के जो मतलब अमानतुल्ला खां, तो अमानतुल्ला खां उनमें से एक था। इसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें खुलेआम लोगों को भड़का रहा था रिलीजन के बेस पे, है ना, उनको एक धर्म विशेष के नाम पे उनको भड़काया जा रहा था। और उसी के बाद ये जो बड़े बड़े दंगे थे उनकी वो देखने को मिलते हैं दिल्ली। तो पॉइंट नंबर 5 पे मैं आता हूँ। पॉइंट नंबर 5 पे ताहिर हुसैन, ठीक है, तो ये भी केजरीवाल के ही एक एमएलए है। इनका देखो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसपे ये छत पे खड़े होकर के इन्होंने खूब सारा मतलब सीसी में तेजाब वगैरह, बम वगैरह क्या क्या बना करके रखा हुआ था, गुलेल वगैरह बना के रखा हुआ था। और उसके बाद से उन्होंने जो पास के जो घर वगैरह थे वहाँ पे निशाना लगाया। वहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ हाउसेस थे जहाँ पे निशाना लगा था वो हिंदुओं के घर थे। इवन मंदिर वगैरह को भी इन्होंने काफ़ी हर्ट वगैरह किया था, नुकसान किया था। और पुलिस की वीडियो वायरल हुई है कि वहाँ पे ताहिर हुसैन छत पे घूम भी रहा है। अब उसके बाद से एक और भी अंकित सक्सेना है, फिर कोई डॉक्टर नारंग थे। तो इन सबको अंकित सक्सेना के 4 अधिकारियों के साथ ताहिर हुसैन के जो गुंडे हैं वो जाते हैं उसके घर, उसको खींच करके लेके अपने घर ले जाते हैं। ऐसा इल्ज़ाम उसकी फैमिली की तरफ से लगाया गया। अब उसको क्या किया जाता है, उसको ये मारता है, उसको 4-5 घंटे तक चाकू से गोद के मारा जाता है। ये रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला था कि उसको 5 घंटे तक गोद के मारा गया था। अब बाद में क्या होता है कि उसकी बॉडी को लेकर के बगल में नाले में फेंक देते हैं। तो उसकी भी वीडियो वायरल हुई थी कि उसके घर से नाले में फेंका जा रहा था बॉडी को। अच्छा, उसके बाद ये भी बात थी कि उस टाइम पे जब ये सब कुछ हो रहा था तो केजरीवाल की लगातार फ़ोन पे बातें भी हो रही थी ताहिर हुसैन से। क्या बातें हो रही थी अब ये तो केजरीवाल को ही पता होगा। तो अब आता हूँ पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट नंबर 6 पे बात करता हूँ कोरोना की। भाई जब कोरोना फैला हुआ था देश में तो देखो एक नई बीमारी आई हुई थी, एक नया दुश्मन था, किसी को नहीं पता था कितना खतरनाक होगा। आज हम सब लोग जानते हैं कोरोना इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है वो बच सकता है, लेकिन पहले नहीं पता था लोगों को। अब सोचो इटली में वो कंडीशन था कि इटली वाले डॉक्टर क्या कर रहे थे कि जो बुजुर्ग लोग थे उनको कह रहे थे तुम मरो, हम तुमको नहीं बचा सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं, हमारे पास इतना बेड नहीं है। मतलब वो अपनी एनर्जी को यंग लोगों को बचाने में सेव कर रहे थे। ऐसी कंडीशन आ गई थी कि कुछ लोगों को जानबूझ के मार दिया जा रहा था। अब इतने खतरनाक बीमारी से लड़ने के लिए भारत सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, जो कि बहुत ही अच्छा निर्णय था। अनजान दुश्मन है, लॉकडाउन लगा दो। अब उस लॉकडाउन में देखो जितने भी स्टेट है सबने एक अच्छा काम किया, मैं किसी को भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे टीएमसी हो, सबने अच्छा काम किया। लेकिन केजरीवाल की गंदी राजनीति आप देखो। मेरे दोस्तों से भी मैंने ये बात पता किया था, मुझे कंफर्मेशन मिला था कि लोगों में अफवाह फैलाई गई कि बॉर्डर पे बस मिल रहा है, और एक बार में लाखों लोगों को बॉर्डर पे इकट्ठा कर दिया गया, यूपी बॉर्डर पे। अब वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है, कहीं बीमारी ना फैल जाए। फिर योगी आदित्यनाथ जी जैसे तैसे करके बस वगैरह अरेंज करवाते हैं, उन लोगों को वहाँ से बुला करके अपने अपने घर पहुँचाते हैं। अब पॉइंट नंबर 7 पे देखो। पॉइंट नंबर 7 भी जो है इसी का हिस्सा है। केजरीवाल उस टाइम पे एक ऐसा बिल लेकर के आया हुआ था कि जो दिल्ली का आदमी है बस उसी का इलाज होगा वहाँ के हॉस्पिटल में। यानी कितने सारे लोग यूपी से, बिहार से, इवन पंजाब से, हरियाणा से और एमपी से कहाँ से आकर के दिल्ली में आकर के नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली जो है कैपिटल है, अपनी फैमिली लेकर के रह रहे हैं। अब सोचो किसी को, कुछ स्टूडेंट है जो वहाँ पढ़ाई के लिए आ रहे हैं। अच्छा सोचो उनमें से अगर कोई बीमार होता है तो जब बीमार होता है तो क्या वो मर जाए, क्या उसका इलाज ना हो?
कोई बाहर से आकर के अगर दिल्ली में नौकरी करता है ना, तो वो दिल्ली का भी ग्रोथ करता है। दिल्ली इसीलिए ग्रोथ करता है क्योंकि लोग बाहर से आकर वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस बात में मैं ना भी जाऊँ, फिर भी एक इंसानियत के नाते ही सही, क्या किसी को मरने के लिए छोड़ना अच्छी बात है? तो इससे ज़्यादा नीच बिल क्या हो सकता है? तो फिलहाल हालांकि बीजेपी और सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद इसको खारिज कर दिया गया था, ये मतलब हो नहीं पाया था। तो देखो पॉइंट नंबर 8 में मैं ये बात करता हूँ कि जो केजरीवाल जी हमारे, उनके लिए जो यूपी बिहार के जो लोग थे जो कोरोना टाइम में फंसे हुए थे, वो उनके लिए बहुत बड़ा बोझ थे। मतलब कितना बड़ा बोझ, इनको भेजो यहाँ से, इनको भगाओ यहाँ से। लेकिन वही जो दिल्ली के बॉर्डर पे जो लोग आकर के 2-3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लोगों का उन्होंने जीना नुकसान कर रखा है, दिल्ली का भी बिजनेस जो है ठप पड़ा हुआ है उनके कारण। उन लोगों को केजरीवाल का फुल सपोर्ट है। फ्री उनको पानी पहुँचा रहे हैं, मतलब फ्री का खाना वाना पहुँचा रहे हैं, फ्री का बिजली पहुँचा रहे हैं, पूरा फुल सपोर्ट दे रहा है, फंडिंग वगैरह भी उनकी कर रहे हैं। यहाँ पर पानी नहीं है, मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात करके उनके दिल्ली के कुछ क्षेत्र में पानी और टॉयलेट मैंने वहां से मंगा ली। तो ऐसा दोहरा रवैया क्यों भाई? जो गरीब लोग थे, जो खुद को नहीं बचा सकते थे, उनको आपने मरने दिया। और जो अमीर लोग हैं, जिनके पास आईफोन के मोबाइल है, बड़े बड़े मतलब करोड़ों की कारें हैं, है ना, मसाज पार्लर है, क्या क्या, और ये मुजरा उजरा करवा रहे हैं, मतलब इतने अमीर लोग हैं, पिज्ज़ा बर्गर खा रहे हैं आंदोलन में, उन लोग को आप सपोर्ट कर रहे हो। ऐसी दोहरी राजनीति क्यों भाई केजरीवाल जी? अब आता हूँ पॉइंट नंबर 9 पे। देखो पॉइंट नंबर 9 पे मैं बात करता हूँ दिल्ली के पॉल्यूशन की। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली में हर साल 60,000 लोग मर जाते हैं केवल पॉल्यूशन के कारण, ठीक है। 60,000 लोग हर साल केवल पॉल्यूशन के कारण मरते हैं दिल्ली में, इतना ज़्यादा वहाँ पे पॉल्यूशन है। अच्छा, उस पॉल्यूशन के खिलाफ केजरीवाल ने एक्शन क्या लिया? एक बार ऑड इवन का नियम लेके आ गया था, जो कि इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। तो इसके अलावा एक काम केजरीवाल जी बहुत हर बार करते हैं, जब भी दिवाली आती है तो एक तुगलकी फरमान निकाल दो कि आप दिल्ली में पटाखे नहीं फोड़ सकते, उसके बाद सो जाओ। फिर पॉल्यूशन को आप पूछने तक नहीं जाते हो क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। तो इसके भाई मैं चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी जैसा सीएम आप दिल्ली में भी लेके आओ, ताकि आप खुशियों से दिवाली मना सको, मतलब अच्छे से चैन से आप दिवाली मना सको। अब आता हूँ पॉइंट नंबर 10 पे। पॉइंट नंबर 10 भी कुछ इससे ही मिलता जुलता। अब पॉल्यूशन जब फैलता है तो उनसे पूछा जाता है, सर जी क्या कर रहे हो आप पॉल्यूशन के लिए? तो वो भी खांसते हुए बोलते हैं देखो भाई ऐसा है कि ये हरियाणा और पंजाब वाले जो है पराली जलाते हैं खेती के बाद, और उससे क्या होता है कि धुआं जो है दिल्ली में आता है, दिल्ली में पॉल्यूशन फैलता है। अब सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल से पूछती है, भाई ये तो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप क्यों नहीं उधर कुछ कानून बना रहे हो? तो गवर्नमेंट क्या करती है, उधर एक कानून बनाती है कि जो पराली जलाएगा उसको कुछ जुर्माना लगेगा और शायद 1 साल की जेल लगेगी, मतलब आप पराली ना जला सकते हो हरियाणा और पंजाब में। और गवर्नमेंट उसका अरेंजमेंट भी करती है कि आप पराली ना जलाओ, कुछ और उसका वेस्ट का तरीका हम कर रहे हैं। अब देखो जो फार्मर प्रोटेस्ट है उसमें किसानों की ये डिमांड थी कि वो जो कानून है, मतलब पराली वाला कानून है, उसको सरकार वापस ले। अच्छा, उसको सपोर्ट भी केजरीवाल कर रहा है। अब आता हूँ पॉइंट नंबर 11 पे। तो पॉइंट नंबर 11 पे देख लो, मैं फार्मर प्रोटेस्ट की बात करता हूँ। देखो फार्मर प्रोटेस्ट में सब छुपी बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर बात है। पूरा का पूरा इसमें खालिस्तान वाले सपोर्ट कर रहे हैं, फिर इवन पाकिस्तान से भी इसको खूब सारे कमेंट स्टेटमेंट आ रहे हैं सपोर्ट करने के। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं जो कि खुलेआम मतलब मोदी को मारने की बातें कर रहे हैं, गाली दे रहे हो, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करते दिख रहे हैं। खुलेआम ऐसे वीडियो वायरल हुए जो कि हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, हमारे मंदिरों को गाली दिया गया है, हमारे मंदिरों के पुजारियों पर सवाल उठाया गया है। ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं जो कि हिंदुओं को टके टके में बिकने वाली बताया गया है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल, इवन जो 26 जनवरी के दिन हुआ उससे ज़्यादा शर्मनाक तो कुछ भी नहीं हो सकता है। जिस दिन पूरे दुनिया की नजर रहती है देश के अंदर, उस दिन इन लोगों ने दिल्ली में जाकर के 350 पुलिस वालों को काफ़ी ज़्यादा घायल कर दिया, गिरा गिरा के, मार मार के, और उसके बाद खालिस्तान का झंडा जाकर के लगा दिया ऊपर। इससे शर्मनाक क्या काम होगा ये इस प्रोटेस्ट के नाम पे। अच्छा, वहाँ पे भी जो लोग बोलते हैं कि पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया, तो इन दोनों का जो होता है ना दोहरा चरित्र होता है। मतलब पुलिस अगर इनको मारेगी तो ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि पुलिस मार रही है, पुलिस नहीं मारेगी तो बाद में बोलेंगे पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई। तो ऐसे जो घटिया पॉलिटिक्स करने वाले ये फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, इन सबको सपोर्ट पाकिस्तान, खालिस्तान, कांग्रेस और ये टीएमसी, फिर ये शरद पवार, ये सब एंटी बीजेपी पार्टी लोग कर रहे हैं। अब इसको केजरीवाल भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब आता हूँ पॉइंट नंबर 12 पे। भाई 12 बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो देखो 12 में क्या होता है, केजरीवाल जी के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा हुआ है कि ये रिलीजन देख करके, लोगों का धर्म देख करके ही अपने जो सहानुभूति है वो दिखाते हैं। अब यूपी में मतलब गाजियाबाद के आसपास में जो एक अकलाक होता है, 40 साल का आदमी होता है, किसी गलत फहमी में लोग उसे मार देते हैं। लेकिन फिलहाल जो भी हो, इसने दिल्ली में धर्म देख करके गाजियाबाद पहुंच जाता है। लेकिन दिल्ली नहीं,
अंकित सक्सेना की मौत होती है, उसके 4 साथियों की मौत होती है, ठीक है, इसके खुद के एमएलए के थ्रू। अब उसको हटाओ आप, अभी रिंकू शर्मा के रिसेंटली लोगों ने मार दिया। अखलाक के टाइम में इनका एक ट्वीट वायरल हुआ था, ये इसने हमारे ग्रंथों को कटघरे में खड़ा कर दिया था। कहता है कौन से ग्रंथ में लिखा है कि मतलब लोगों को मारो, ये करो, वो करो, ये करो, क्या क्या लिख दिया था हमारे। मतलब भाई किसी ने अगर कुछ ऐसा कर दिया तो क्या वो हमारे ग्रंथों को पढ़ता था? जो आपने हमारे ग्रंथों को कटघरे में खड़ा कर दिया है ना, हमारे धर्म के ऊपर आपने उंगली उठाई। तो और ये आप दूसरों के टाइम पे कैसे भूल जाते हो? जब ये रिंकू शर्मा वाला केस हुआ तो इस टाइप का ट्वीट आपका तब क्यों नहीं आया? ठीक है, रिंकू शर्मा के बारे में, जो कि इनके घर से शायद 10-15 किलोमीटर की दूरी पे है, ये जनाब देखने तक नहीं गए उसको, उस पर ट्वीट तक नहीं कर पाए। और अखलाक के घर में गाजियाबाद कितने दूर पहुंच गए। ठीक है, तो रिंकू शर्मा की उम्र भी शायद 24-25 साल के आसपास थी, उधर तो उसकी उम्र 40 साल थी, आधी ज़िंदगी तो वो पहले ही गुजार चुका था। उसके बाद रिंकू शर्मा की जो वीडियोस वायरल हुई है, बहुत लोगों ने मिल करके बड़ी बर्बरता से, जो भी ये आतंकवादी है, इन लोगों ने उसको बहुत ही एक अकेले आदमी को, निहत्थे आदमी को जाकर के मार दिया। इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है। और दिल्ली में जो केजरीवाल है, उसने कुछ नहीं इसके ऊपर ट्वीट किया, और मुझे लगता है कि उसने उसके घर में कुछ सहायता राशि तक नहीं दी। जबकि कपिल मिश्रा जी जो है, जो कि छोटे से एक सांसद है, उन्होंने कुछ 75 लाख या कुछ 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करके उसकी परिवार को दिया। अब बताओ, अब आता हूँ पॉइंट नंबर 13 पे। पॉइंट नंबर 13 भी देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अब केजरीवाल की मुलाकात 2016 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से होती है। अब भाई इंडिया में इतने सारे बड़े बड़े मंत्री हैं, उनकी मुलाकात नहीं होती है इमरान खान से। इसके अंदर ऐसा क्या टैलेंट था, क्या पर्सनल रास्ता था जो मुलाकात हुई? चलो इसको मैं नहीं जानता हूँ, मैं बस सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसा क्या रीज़न था? तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात पता है, जो ये खालिस्तान का ग्रुप है उसको पाकिस्तान पूरा फुल सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो जो है अशांति फैलाना चाहते हैं भारत में, और खालिस्तान से फंडिंग भी आ रही है केजरीवाल जी को, ऐसा कांग्रेस इल्ज़ाम लगा रही है। और उसके बाद ये दोनों वहाँ पे जाकर के मिलते भी हैं। और इसके बाद इनकी एक और दोस्ती दिखाई देती है कि जब इंडिया बालाकोट में स्ट्राइक करती है तो जो पाकिस्तान है वो इसको नेगलेक्ट कर देता है, बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है। अब देखो कोई भी कंट्री इसको एक्सेप्ट तो करेगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या उनकी बदनामी है। तो उनका तो चलो मैं मान लेता हूँ, तो वो तो अपना करेंगे कि सबूत दो हम नहीं मानते, लेकिन उनकी बातों को हाँ में हाँ मिला करके हमारे देश के अंदर, देश का जो दिल है दिल्ली, उसमें बैठा हुआ मंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपनी सरकार से, अपनी सेना से सबूत मांगता है। और उसके बाद ये जनाब पाकिस्तान की जो मीडिया होती है वहाँ के हीरो बन जाते हैं। तो भाई इनको जो वोट है वहीं से ले लेने दो, यहाँ से इनको भेज दो वहीं पे। तो आप सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है, सपोर्ट करिए अच्छे मंत्री को। हमारे गौतम गंभीर जी देखो 1 रुपये में रसोई स्टार्ट कर रखा है, जाने कितने ज़रूरतमंदों को खाना खिला रहे हैं, जबकि वो एक छोटे से सांसद है। इसके अलावा दिल्ली में एक पॉल्यूशन का वो लगा रखा है, इन्होंने पॉल्यूशन फिल्टर लगा रखा है, बस एक सांसद होकर के। इसके अलावा जो पहाड़ वो कूड़े का पहाड़ था, उसको भी क्लीन करवाने में गौतम गंभीर जी ने मतलब बहुत ही अच्छा एक रोल दिखाया, इंटरेस्ट दिखाया, और उसको क्लीन करवा रहे हैं। तो ऐसे मंत्री को आप लोग बनाओ जो दिल्ली के लिए काम करें। फिर कपिल मिश्रा जी को देखो, जो भी ज़रूरतमंद थे, जो दिल्ली दंगे में थे, या फिर रिंकू शर्मा हो गए, खूब सारे पैसे इकट्ठा किए, उनके परिवार को दिया सहानुभूति के लिए। अब बाकी आप लोग खुद समझदार हो। तो ओके दोस्तों, अलविदा लेता हूँ अपनी इस वीडियो के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।